हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। नाम से ही मॉडर्न है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई है और मॉडर्न फिजिक्स है, नहीं है, बहुत पुरानी बात। क्लियर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ साथ स्कोरिंग, चाहे हम बात करें सीबीएसई की बोर्ड लेवल की, चाहे हम बात करें कंपटीशन की, वेदर इट इज नीट और आईआईटी, सिलेबस एकदम कन्फाइंड है, एकदम कन्फाइंड मतलब लिमिटेड सिलेबस है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्चल टॉपिक है। ऑल दो फिजिक्स के तो सारे टॉपिक रिसर्चल हैं, एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक है। इस पर जितना पढ़ा जाए, जितनी पीएचडी करी जाए उतनी कम है, जितनी स्टडी करी जाए उतनी कम है। लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि भाई हमने दायरा फिक्स कर लिया, ये हमारा दायरा है, हम यहीं से ही प्रॉब्लम्स पूछेंगे, यहीं से ही आपसे कंसेप्ट पूछेंगे। दैट मीन्स सिर्फ इस पोर्शन में मैं बोल सकता हूं कि भाई ये लिमिटेड सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़ ले, इसको अच्छे से कवर कर ले। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है कि मॉडर्न फिजिक्स आते आते कुछ तो बच्चों का इंटरेस्ट भी लूज करने लग जाता है, और कुछ इस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ाया ही इस तरीके से जाता है, नीरस तरीके से पढ़ाया जाता है, सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए जाते हैं और उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वो अलग बात है अगर आपको वही फॉर्मूले फील के साथ पता हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से पता हो कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, तो यार गारंटेड एक प्रॉब्लम नहीं रुकेगी, चाहे कितनी हाई लेवल की प्रॉब्लम हो, कितनी लो लेवल की प्रॉब्लम हो, एक प्रॉब्लम नहीं रुकने वाली है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट मालूम है उन फॉर्मूलेज का कि वो फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होंगे और कैसे अप्लाई होंगे, खाली फॉर्मूले पढ़ करके, फॉर्मूले बताने से कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप फील नहीं करोगे एग्जैक्टली है क्या। और वही फील मैं कराने की आपको कोशिश करूंगा, वही कनेक्टिविटी देने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद किसी बुक को, किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ते हो तो मजा आ जाएगा, आपको भी लगेगा अरे वाह यार क्या चीज बताई गई है, मतलब जबरदस्त। क्लियर एकदम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखिए मेनली 6 टॉपिक हैं, अगर आप इस 6 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो शॉर्ट कोई क्वेश्चन रुकने नहीं वाला। अगर मैं बात करूं नीट की तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं आईआईटी की तो भैया उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्लियर, आता जरूर है, 100% आएगा, 100% आएगा, लेकिन कई कबार 10% आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का 10% पोर्शन दे देते हैं, कभी कभार 15%। एक बार तो पागल हो गए थे, 20% सवाल मॉडर्न फिजिक्स से आएगा, तो जरूर आएगा, जरूर, ये बात तो तय है। क्लियर एकदम। तो बहुत अच्छे से देखना सभी लेक्चर्स, पूरी सीरीज बहुत अच्छे से देखना है इसको। क्लियर एकदम। नाउ टॉपिक क्या क्या है मॉडर्न फिजिक्स के, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो मैं बताता हूं आपको। भाई टॉपिक है आपके, एक तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें मैटर वेव के बारे में। कौन सी वेव? मैटर वेव। देन एटॉमिक फिजिक्स, एटम के बारे में। देन एक्सरेज के बारे में। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियाई के बारे में। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी। ये 6 टॉपिक आपके एकदम से कवर होने चाहिए बहुत बढ़िया से। ये 6 टॉपिक आपको बिल्कुल पीएचडी होनी चाहिए इन 6 टॉपिक पर। पीएचडी का क्या मतलब है? कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फील होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। प्योरली थ्योरेटिकल है, सब कुछ थ्योरेटिकल है, बहुत कम मैथमेटिक्स मिलेगी, और वही मैथमेटिक्स जो होगी वहीं से प्रॉब्लम आती है, और थ्योरी से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है। वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब फील होगी और कुछ शॉर्टकट्स आपको मालूम होंगे। यहां पर मैं फिजिक्स में शॉर्टकट वर्ड यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन बहुत होती है, उस कैलकुलेशन को जो रिड्यूस कर ले जाए वही बादशाह है। क्लियर एकदम। नाउ सबसे पहले हम कवर करेंगे ये 2 टॉपिक, देन ये 2 टॉपिक, देन ये 2 टॉपिक। क्लियर एकदम। क्लियर। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो ये 2 टॉपिक हैं पहले चैप्टर में, जिसका नाम होगा आपका डुअल नेचर। क्लियर है। देन एटम, देन न्यूक्लियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं कि भाई मॉडर्न फिजिक्स में चर्चा किसकी करनी है? लाइट की।
किसकी चर्चा करनी है मॉडर्न फिजिक्स में? लाइट के बारे में पढ़ना है। लाइट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी हम एक सीरीज शुरू करेंगे ऑप्टिक्स, उसमें भी हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बेसिकली लाइट के बारे में बात करनी है, या फिर यूं कहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करनी है। आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इट इज जस्ट एन कॉम्बिनेशन, एनर्जी है, एनर्जी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें आपने देखा होगा एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल, है ना, विजिबल। और जो विजिबल होता है ये विबग्योर, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, क्लियर एकदम, विजिबल रीजन, उसी को हम रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कुछ पोर्शन हमें यहाँ पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। अगर मैं बात करूँ लाइट की कि व्हाट इज लाइट, तो ये कहानी जो है बहुत ही, जो लड़ाई है ना, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है लड़ाई। बेसिकली लड़ाई मतलब कि वेव और पार्टिकल, वेव और पार्टिकल कि लाइट वेव है, लाइट का नेचर वेव है, ये लाइट पार्टिकल है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स, बुद्धिजीवी आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, किसी की एक्सेप्ट हुई, किसी की एक्सेप्ट नहीं हुई। अगर इन शॉर्ट में बात करूं, सबसे पहले जो हमारे वही न्यूटन साहब, सबसे पहले न्यूटन साहब आए, उन्होंने एक थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि भाई लाइट क्या है? पार्टिकल है। लाइट किससे मिलकर के बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिसका उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कुलर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और थ्योरी का नाम दिया कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी। क्लियर एकदम? तो सभी लोगों ने माना कि भाई ठीक है, न्यूटन साहब कह रहे हैं, जाने माने साइंटिस्ट थे उस टाइम के, हाँ भाई मोहर लग गई बिना कुछ सोचे समझे। और उन्होंने जो है रिफ्रैक्शन वगैरह के फिनोमिना भी उस थ्योरी से, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किए। तो उन्होंने माना कि हाँ भाई ठीक है, न्यूटन साहब ठीक ही कह रहे होंगे। क्लियर? उसके बाद आए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था हाइगन्स साहब। उन्होंने अपना प्रिंसिपल्स भी दिए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, लाइट जो है पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? वेव। लेकिन उनकी बात को किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब जाने माने साइंटिस्ट और वो नए नवेले साइंटिस्ट, क्यों उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? लेकिन तब भी लोग मानने लगे नहीं नहीं नहीं, न्यूटन साहब ने जो कहा वो ठीक है, पार्टिकल है। ये जो कह रहे हैं इनकी बात में ज्यादा कोई प्रूफ वगैरह तो है नहीं। फिर उसके बाद आए यंग साहब। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे भी, वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे भी उसको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने इंटरफेरेंस नाम का एक फिनोमेना एक्सप्लेन किया, और वो सिर्फ और सिर्फ किस नेचर को बताता है? लाइट के वेव नेचर को। तो लोगों का ध्यान वहां गया, अरे भाई न्यूटन साहब तो पागल बना गए यार, न्यूटन साहब तो पागल बना गए। हाइगन साहब जो कह रहे थे वेव नेचर, ये तो ठीक निकला, ये एक्सपेरिमेंटली बंदे ने वेरीफाई कर दिया कि जो लाइट है वो वेव है यार। लाइट क्या है? वेव है। तो देखो फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, पार्टिकल न्यूटन साहब, देन वेव। उसके बाद मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त थ्योरी दी जो हमने पढ़ी भी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और उसके बाद तो लोगों का भरोसा जाग गया कि यार नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लाइट पार्टिकल वार्टिकल कुछ नहीं है, लाइट जो है वेव है। लाइट क्या है? वेव नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है? वेव। अच्छा भाई, उसके बाद उन्हीं मैक्सवेल साहब ने एक और साइंटिस्ट थे प्लैंक साहब, उनके साथ मिलकर रिसर्च की और डिस्कवरी करी, और उन्होंने एक थ्योरी दी, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें उन्होंने ही बोल दिया कि भैया नहीं, लाइट जो है वो कैसी है? पार्टिकल नेचर की है। ओ भैया, फ्लिप फ्लॉप चलता गया, लोगों का दिमाग खराब होता गया, और ये कहते हैं ना, एक कश्मकश सी चली आ रही है कि लाइट क्या है अभी भी नहीं पता चल रहा, पार्टिकल वेव, और ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद आए आइंस्टाइन साहब। उन्होंने भी कहा, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त फिनोमेना दिया, थ्योरेटिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हमें पढ़ना भी है। उन्होंने कहा कि भैया ये पार्टिकल ही है, लाइट क्या है? पार्टिकल ही है। लाइट क्या है? पार्टिकल ही है। उसके बाद लोगों का दिमाग बिल्कुल एकदम काम करना बंद कर गया। इवन एक बहुत बड़े लीजेंड ने वहां पर
उस टाइम पर कहा था कि यार एक काम करते हैं भैया, लाइट ऐसा है कुछ MWF में तो वेव है, TTS में पार्टिकल है और संडे को फ्री है। मतलब यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया ये तो अपना जो है डे के हिसाब से अपना चेंज होती है। लेकिन नहीं, एक और साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली, बहुत जबरदस्त डी ब्रॉगली साहब, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त और बोल्ड स्टेटमेंट दी जिसको आज तक हम मानते आए हैं, जिसको अभी तक हम मान करके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया लाइट ना पार्टिकल है ना वेव है, इसका नेचर डुअल है। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। ये डिपेंड करती है कि क्या फिनोमिना हो रहा है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द particle nature of light, while some phenomena like interference, diffraction, polarization can only be explained by the wave nature of light, and some phenomena like seeing the object, हम objects को देख पा रहे हैं, this can only be explained by the dual nature of the light। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाइट हमारी आंख में एंटर करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होते हैं, कोन्स होते हैं, उसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब हम देख पाते हैं। दैट मीन्स जो हम चीजों को देख पाते हैं, दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द डुअल नेचर। मतलब यहां पर लाइट दोनों तरीके से बिहेव कर रही है। मतलब देखिए क्या जबरदस्त बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दी डी ब्रॉगली साहब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है लाइट के बारे में? तो लाइट का फ्लिप फ्लॉप ये बहुत टाइम से चलता आ रहा था, बहुत सदियों पुराना फ्लिप फ्लॉप है, ये अभी का नहीं है कि पार्टिकल है वेव है, पार्टिकल है वेव है, पार्टिकल है वेव है। बहुत थ्योरी दी गई और लास्ट में जो एक कंक्लूजन, जो लास्ट में अभी एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसको अभी तक आगे कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आगे क्या हो सकता है, नई डिस्कवरी हो, कुछ और चीजें इवॉल्व हो जाए, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट दिस ओनली। लेकिन अभी तक फिलहाल लाइट का नेचर क्या मान के चल गया है? डुअल नेचर है भाई, ये एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको सिग्निफाइज करता है? पार्टिकल नेचर। वाइल इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन जो कि हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, एंड पोलराइजेशन कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इज एक्सप्लेन बाय बोथ द नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी दी, इसको आप नोट करिएगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और यहीं से ही क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होनी शुरू हुई थी। बहुत जबरदस्त ब्रांच है फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उन्होंने क्वांटम थ्योरी में क्या बताया, बहुत ध्यान से एक वर्ड को सुनिएगा, अब यहां से फील आनी आपको शुरू हो जाएगी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि भाई लाइट जो रेडिएशंस है, लाइट की जो रेडिएशंस है, जब भी वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी ये रेडिएशंस जिनकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, लेट्स से लैम्डा, ध्यान से सुनिएगा, एंड दे आर मूविंग इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और इन एयर विद द स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स से c, स्पीड ऑफ लाइट यू नो वेरी वेल, स्पीड ऑफ लाइट क्लियर एकदम, c, they are moving with this speed and their wavelength is lambda. When they are interacting with the matter, it behaves like a particle. किसकी तरह बिहेव करेंगी? पार्टिकल। दैट मीन्स इन दैट केस व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद अ मैटर सरफेस, वी विल अज्यूम, हम क्या मान के चलेंगे, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उन्होंने बोला ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। ये पार्टिकल बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं सरफेस से। कौन इंटरेक्ट कर रहा है? वेव नहीं। कौन इंटरेक्ट कर रहा है? कौन इंटरेक्ट कर रहा है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला बंडल ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्या बोला उन्होंने? दे आर बंडल्स, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, क्वांटास ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन्होंने इनका नाम दिया, नामकरण किया इन्होंने फोटोन्स के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं।
बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा चीजों को, बिल्कुल अगर आप बुक से पढ़ के देखोगे तो बिल्कुल पजल रहती है चीजें, समझ में ही नहीं आती, बिल्कुल सारी चीज ऐसे खोल के दिखा दूंगा, एक एक वर्ड को नोट कीजिएगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि जब भी रेडिएशंस, ये रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, वी विल अज्यूम, और ये किसकी तरह बिहेव करेगी, दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटोन्स। सो फोटोन्स आर व्हाट, दे आर द पैकेट्स, दे आर द बंडल्स ऑफ एनर्जी। ऐसे समझो ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है, उसके डब्बे, रेल के ट्रेन के डब्बे हैं छोटे छोटे। बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से मान लीजिए ट्रेन है, ऐसे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स लाइक दिस, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, और इन पैकेट्स को नाम क्या दिया इन्होंने, फोटोन्स। क्या नाम दिया इन्होंने, फोटोन्स। और क्या बोला, इन सभी फोटोन्स की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटम, क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और हर फोटोन की एनर्जी उन्होंने बताई कि भैया हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, is equals to hc over lambda, is equals to hc over lambda, where h is what, Planck's constant, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि ये किससे मिलकर के बने हैं, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, क्वांटास ऑफ एनर्जी, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, फोटोन्स। और E इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहां पर सारा खेल वर्ड्स का है, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, ध्यान रखना। E is equals to hc over lambda is what? I am again saying E is equals to hc over lambda is what? Energy of one photon. Energy of one photon. देखिए देखिए, किसी भी पार्टिकल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी एनर्जी और मोमेंटम, उसकी एनर्जी और मोमेंटम। और वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेवलेंथ। वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेवलेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो उन्होंने क्या बोला कि हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इतनी, और हर फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, P इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, ये कहां से आई अभी बता भी दूंगा। P इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट। देखिए यही इक्वेशन आपको बता रही है रेडिएशन इज डुअल नेचर। पार्टिकल किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की, ये सॉरी मोमेंटम, मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की, और लैम्डा वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, वेव। पार्टिकल और वेव को कोरिलेट कर दिया, बहुत जबरदस्त यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इस वन पर फोकस रखना, वन फोटोन, इंपॉर्टेंस आएगी इसकी, क्लियर एकदम। P इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा इज व्हाट, मोमेंटम ऑफ फोटोन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये कहां से आया? अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेडिएशन है इनकी स्पीड क्या है, c। मान लो आप एक गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी भी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी ना। दैट मींस जब रेडिएशन c वेलोसिटी से मूव कर रही है, c स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसमें बैठे हुए पार्टिकल्स, फोटोन्स, वो भी तो c की स्पीड से ही मूव कर रहे हैं यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, एक रिलेशन आइंस्टीन साहब का आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। क्या पढ़ा है? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, E को क्या लिख सकता हूं मैं, hc ओवर लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। एक c से एक c कट गया, तो h ओवर लैम्डा बराबर m इंटू c। यहां पर m क्या है, मास ऑफ दैट फोटोन। c क्या है, स्पीड ऑफ दैट फोटोन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मास इंटू स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। आ गया P इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये बेसिक से पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहे हैं? अब ध्यान से सुनना,
एक टर्म होती है भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेसिकली? ये अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यूनिट ऑफ चार्ज, वोल्ट वोल्ट की यूनिट, और चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क मतलब एनर्जी, मतलब ये बेसिकली है तो यूनिट एनर्जी की। ध्यान रखना मॉडर्न फिजिक्स में हम एनर्जी को हमेशा जूल में, कभी भी जूल में नहीं दिखाते, ऐसा यूनिट में नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत स्मॉल निकल के आती है। यहाँ पर भी देखो 10 की पावर -34 है। तो हम हमेशा एनर्जी को किस फॉर्मेट में दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है समझ लो। मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से 1 वोल्ट। ये हायर है और लेट्स से ये लोअर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो वो किधर की तरफ एक्सीलरेट होगा? इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो कुछ एनर्जी गेन कर लेगा, एंड दैट्स व्हाट द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया? इट इज द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, या फिर इट इज एक्सेलरेटिंग बाय एनर्जी गेन बाय अ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और यू नो दैट W बराबर Q इंटू डेल्टा V, और Q क्या है यहाँ पर? Q क्या है यहाँ पर? E क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और V क्या है? 1। दैट मीन्स, और ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब यहाँ पे चलो, मैं फिर कह रहा हूं इस चैप्टर में अगर आप कैलकुलेशन में अटकोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। कंसेप्ट जानो, कैलकुलेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिजल्ट निकलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, E इक्वल्स टू एस टी ओवर लैम्डा क्या था? E इक्वल्स टू एस टी ओवर लैम्डा क्या था? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और उसी फोटोन का मोमेंटम क्या है? P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा, P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा, P इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा क्या है? मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन। और यही जबरदस्त इक्वेशन बताती है कि रेडिएशन का डुअल नेचर है, पार्टिकल का पैरामीटर भी दे दिया और वेव का पैरामीटर भी दे दिया। अब सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कोई एक रेडिएशन है, उसकी लैम्डा आपको गिवन है लेट्स से 6 एंगस्ट्रॉम, 3.2 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम। क्या मेरी बात समझ में आई? जनरली एंगस्ट्रॉम में होती है, नैनोमीटर में होती है वेवलेंथ। क्लियर एकदम? अब मान लो वहां से, उस रेडिएशन से आपको एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालना है, तो निकाल लूंगा, एच की वैल्यू पुट कर, सी की वैल्यू पुट कर, लैम्डा की वैल्यू पुट कर, आंसर आ जाएगा। लेकिन सोच कैलकुलेशन कितनी गंदी होगी, तो हम पहले से ही क्यों ना रिड्यूस कर लें, रिड्यूस कर लें। अब जैसे ही तो इसमें वैल्यू पुट करेगा, एच की वैल्यू पुट करेगा, सी की वैल्यू पुट करेगा, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि इस ट्रम को तू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेगा, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, E आ जाएगा 12400 अपॉन में लैम्डा, एंड दैट मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रिजल्ट को याद रखियो, ये तो ध्यान रखना ही है। लेकिन हमें कभी भी वैल्यू पुट नहीं करनी, हमें कभी भी कैलकुलेशन में नहीं उलझना, हमें डायरेक्ट ये यूज करना। मैंने डायरेक्ट बता दिया ना यार, तू कैलकुलेशन करके यही आएगा, बट ध्यान रखियो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। नैनोमीटर में है तो उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना यार। क्या बड़ी बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर, बन गया एंगस्ट्रॉम में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें यह भी ध्यान रखना है, E बराबर 12400 12400 बटे लैम्डा, और लैम्डा मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम, और ये रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर एकदम? तो ये थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हमें पता चला कि जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? पार्टिकल की तरह। हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? E इक्वल्स टू एस सी ओवर लैम्डा। उन पार्टिकल का नाम दिया गया फोटोन, और हम एनर्जी इस तरीके से निकालेंगे। मोमेंटम है P इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा, बहुत जबरदस्त रिलेशन है। और कुछ प्रॉपर्टीज होती है फोटोन की, मैं बोलूंगा, उन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। क्या कि भाई फोटोन्स, हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? ये। हर फोटोन का मोमेंटम कितना है? ये।
photons are electrically neutral. They are electrically neutral. That means they are neither deflected by electric field nor deflected by magnetic field. Third point. Fourth point is what? Photons are moving with the speed of light. Common sense. Photons are moving with the speed of light, and when we are changing the medium, speed will change, wavelength will change, but what will not going to change is frequency. क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा है frequency is the function of source. Frequency is the function of source. That means जब भी रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उन फोटोन्स की क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी? स्पीड, वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट गोइंग टू चेंज. और क्या क्या पॉइंट है? जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो होता है भाई जीरो. दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, रेस्ट मास इज व्हाट? व्हेन द रेडिएशंस आर नॉट मूविंग. दैट इज क्वाइट सेंसलेस. रेडिएशंस आर नॉट मूविंग. क्या आप रेडिएशंस को पकड़ सकते हो? क्या आप रेडिएशंस को रोक सकते हो? अभी तो ये ही इतना फ्लिप फ्लॉप चल रहा था कि रेडिएशन पार्टिकल है या वेव है, तो मतलब रेडिएशंस दिख तो नहीं है, लेकिन हमें क्या पता चल रही है नहीं. दैट्स व्हाई रेस्ट मास इज व्हाट? जीरो. रेस्ट मास ऑफ द फोटोन्स इज व्हाट? जीरो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देयर इज नो सच लॉ दैट कंजर्वेशन ऑफ फोटोन्स. क्लियर एकदम? जब भी एनर्जी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो हो सकता है कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए और हो सकता है कुछ नए फोटोन्स जनरेट हो जाए आफ्टर दैट कोलिजन. दैट मीन्स देयर इज नो सच काइंड ऑफ लॉ विच इज लाइक कंजर्वेशन ऑफ फोटोन्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपको डिटेल एनालिसिस हो गया है? एकदम क्लियर डिटेल एनालिसिस हो गया है. इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे. चलिए अब हम दो टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ सोर्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर एकदम? बहुत ध्यान से समझिएगा. नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड कितने फोटोन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड. ध्यान रखना, पर सेकेंड की बात हो रही है. क्लियर? अच्छा ऐसे समझो, मान लो एक सोर्स है, वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है लाइक दिस. क्लियर एकदम? वो सोर्स है, वो एमिट कर रहा है रेडिएशंस विद वेवलेंथ लैम्डा और उसकी पावर है लेट्स से P. अब पहले तो पावर समझते हैं. पावर क्या होता है? किसी सोर्स की पावर, मान लो किसी बल्ब की पावर है 100 वॉट. पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट. उसका क्या मतलब होता है? एनर्जी पर सेकेंड. क्लियर है? 100 वॉट का मतलब क्या होता है? वो पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी रिलीज करेगा. तो इस सोर्स की पावर है P. इसका क्या मतलब है? वो हर सेकेंड P जूल एनर्जी रिलीज करेगा. ध्यान से सुनो, हर सेकेंड P जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है. किस फॉर्म में? फोटोन्स की फॉर्म में. और हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? E is equals to hc over lambda. ध्यान से सुनो, E क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन. बहुत ही सिंपल है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे तो बहुत सिंपल है. P क्या है? पावर. मतलब एक सेकंड में इतनी एनर्जी वो निकाल रहा है. मान लो एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है. ध्यान से सुनना, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है. और जो 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है उसमें है क्या? पार्टिकल. हर फोटोन की एनर्जी मान लो लेट्स से 20 है. हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? 20 जूल. हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? 20 जूल. तो हर सेकंड कितने फोटोन्स निकले? कॉमन सेंस है. 100 अपॉन में 20 विच इज 5. 100 अपॉन में 20 विच इज 5. तो निकल गया. देखिए रिलेशन कितना सिंपल है. दैट मींस नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड वो क्या आएगा? पावर ऑफ द सोर्स अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन. पावर ऑफ द सोर्स अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन्स. दैट मींस वैल्यू पुट कर दोगे hc ओवर लैम्डा. दैट मींस p लैम्डा बाय hc. ध्यान रखना, ये क्या निकाला है मैंने? नंबर ऑफ फोटोन्स
खाली नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं है भाई, पर सेकेंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेकेंड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वो टाइम देता है 10 घंटे में। बताओ, जब 1 सेकेंड में पता चल गया इतने हैं तो 10 घंटे में निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको 10 घंटे को सेकेंड में मल्टीप्लाई कर, 10 घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो क्वेश्चन आ गया, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन ज्यादा करने से नहीं आएगा, यहां पर फील करने से आएगा। मान लो क्वेश्चन आ गया, एक बल्ब है जिसकी पावर है 60 वॉट, पावर दे दी, क्लियर एकदम। वो रेडिएशन एमिट कर रहा है विद वेवलेंथ लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यू कैन कैलकुलेट। ध्यान रखना वहां पर 12400 अपॉन में लैम्डा वाला मत लगाना, अगर वो लगा भी रहे हो तो ध्यान रखना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना 1.6 × 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्यों? क्योंकि हर चीज ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, क्लियर है। वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इन 10 आवर्स, तो ठीक है यार, ये पी पता है। अब यही सिंपल सा प्रॉब्लम, जब जिसको फील ना पता हो, जिसको कनेक्टिविटी ना पता हो, सन्नाटे में चला जाएगा वो, ये क्या पूछ रहा है। अरे सिंपल थी, बहुत सिंपल थी, तू फील नहीं कर पाया तो तेरी गलती है। पहले पावर दे रखी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल लेगा तो यहां से क्या आएगा, ये जो रेशियो निकल के आएगा, नंबर क्या आएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आएगा ना। वो कितने घंटे में पूछा? 10 घंटे में। 10 घंटे में कितने सेकंड होंगे निकाल लेना यार, 10 घंटे में कितने सेकंड होंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, टोटल नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे 10 घंटे में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है, क्लियर एकदम। उसके बाद आती है बात इंटेंसिटी की यार, इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी क्या है? 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। इंटेंसिटी क्या है? मान लीजिए किसी सरफेस पर रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, मान लीजिए किसी भी सरफेस पर, ये एक सरफेस है, किसी सरफेस पर रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी क्रॉसिंग या फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कि उस सरफेस के 1 स्क्वायर यूनिट एरिया पर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉल कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉल कर रही है, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। आई से उसको डिनोट करते हैं, दैट मींस इंटेंसिटी आई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया? आई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ध्यान रखना, और ध्यान रखना आप इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट मींस अगर एरिया आड़ा तिरछा है तो एरिया को रिजॉल्व करूंगा मैं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि रेडिएशंस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट मींस इंटेंसिटी क्या हो गया? एनर्जी ऑफ रेडिएशन या फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम per unit area perpendicular to the direction of propagation is known as what? Is known as intensity. E by T को मैं क्या लिख सकता हूं? P. That means I को मैं क्या लिख सकता हूं? P अपॉन में A. इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। दैट मीन्स यहां पर भी मैं थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। P को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? I इंटू ए यहां पे पुट कर दूंगा तो N को क्या भी लिख सकता हूं मैं? N को क्या भी लिख सकता हूं मैं? I इंटू ए अपॉन में E। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजीज एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर होनी चाहिए टर्म, एकदम क्लियरली क्लियर एकदम। और मान लो सोर्स जो है, अगर मान लो सोर्स जो है एक पॉइंट सोर्स है, तो देखो वो रेडिएशंस ऐसे निकालेगा, क्लियर एकदम। 3D में वो रेडिएशंस निकालेगा और इसका जो एरिया बनेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो क्या बनेगा? एक गोला। गोला, सर्कल नहीं, गोला, स्फेयर स्फेयर। तो इस पॉइंट पे अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे इस सोर्स की वजह से निकलने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी निकालनी है, मेरे वर्ड पकड़ो कितने जबरदस्त है।
इस पॉइंट पर इस सोर्स की वजह से निकलने वाली रेडिएशंस की इंटेंसिटी निकालनी है, और मान लो इसकी पावर है P, तो सिंपली I क्या हो जाएगा, P अपॉन में A, और हर पॉइंट का सभी का एरिया क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, where R is the radius of this गोला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इंटेंसिटी फील हो पा रही है? क्या नंबर ऑफ फोटोन फील हो पा रहे हैं? क्लियर एकदम? इनको आप नोट करिए दोनों को। चलिए अब हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम है रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स। रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स मतलब कि किसी सरफेस पर अगर मान लो कोई रेडिएशन फॉल कर रही है, क्योंकि वो पार्टिकल है, उस टाइम पर वो एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। वो अलग बात है हमारे सरफेस पर जब किसी टॉर्च को, हमारे हाथ पर टॉर्च को एमिट किया जाए, टॉर्च से मान लो लाइट एमिट किया जाए, तो ऐसे नहीं लगता कि कोई चीज हम पर फोर्स लगा रही है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर हम देखेंगे तो यस, force will experience, and that force experienced by the surface when this surface is exposed to the radiation is known as radiation force, and that pressure experienced by the surface is known as radiation pressure। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? उसी का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस पॉइंट टू पॉइंट आप पकड़ना चीजों को। मान लो एक सरफेस है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, और उस सरफेस के देखो परपेंडिकुलरली, बिल्कुल सिंपल केस लेके चल रहे हैं अभी, उस सरफेस के परपेंडिकुलरली मैं रेडिएशंस फॉल करा रहा हूं। एक सोर्स है जिसकी पावर है P, एक सोर्स है जिसकी पावर है P, और रेडिएशंस की इंटेंसिटी है I। दैट मींस यू नो वेरी वेल I इज इक्वल्स टू P अपॉन में A, या फिर P इज इक्वल्स टू IA। ये सब रिलेशन तो हमें पता ही है। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, ये रेडिएशंस फॉल कर रही हैं जिसकी इंटेंसिटी है I, और लेट्स से वेवलेंथ है लैम्डा। वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। क्लियर एकदम? अब हमें निकालना है फोर्स एंड प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस। अब देखिए इसमें 3 केसेस बनेंगे यार। कौन कौन से 3 केस मैं आपको बता देता हूं, तीनों केसेस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहला केस, जब रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, मतलब फोटोन्स फॉल कर रहे हैं, तो सारे के सारे फोटोन्स आर एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। पहला केस, सारे के सारे फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। दूसरा केस, थर्ड केस, कुछ पोर्शन फोटोन्स का एब्जॉर्ब एंड कुछ पोर्शन फोटोन का रिफ्लेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसी बेसिस पर 2 टर्म्स होती हैं मेरे भाई, A और R। A और R। A क्या होता है भाई? A क्या होता है और R क्या होता है? A क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और R क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। R क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्लियर एकदम? और A क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्लियर? ये क्या है इन्हें मैं समझा देता हूं। मान लो किसी सरफेस पर 100 फोटोन्स गिर रहे हैं, जिसमें से 20 एब्जॉर्ब हो गए, तो A क्या होगा? 20/100, मतलब 0.2। परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना आएगा? 20%, मतलब 20% फोटोन्स आर एब्जॉर्बिंग। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट उस केस में कितना हो जाएगा? जब 20 एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो बाकी के रिफ्लेक्ट होंगे, 0.8। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0.8। या मेरी बात समझ में आ रही? 80%। दैट मीन्स ये भी एक बात तय है कि A plus R must be equals to what? 1। बिल्कुल ठीक बात है। A 0.2 और R 0.8, दोनों को सम कर दो, 1 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्लियर है? क्या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्लियर है? चलो भाई, पहला केस हम क्या करते हैं? पहला केस लेट्स से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट केस 1, वो क्या होगा? केस 1 में क्या होगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। क्या होगा?
कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? ए क्या हो गया 1 और आर क्या हो गया 0, मतलब 100 फोटोन गिरे 100 के 100 एब्जॉर्ब हो गए। चलो हटाओ, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्लियर एकदम? अच्छा एक बात सुनो जरा, एक बात सुनो, क्लियर एकदम? इस एरिया पर, इस सरफेस एरिया पर रेडिएशंस फॉल हो रही हैं, दैट मींस फोटोन्स फॉल हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर फोटोन की एनर्जी कितनी है भाई? hc ओवर लैम्डा। और हर फोटोन का मोमेंटम कितना है भाई? p इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। क्लियर है? ऐसे समझो एक पार्टिकल इस सरफेस पर गिर रहा है पुचक, इस तरीके से। क्लियर एकदम? तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ उसका? देखो एरो से दिखाऊंगा। इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? इनिशियल मोमेंटम सब कुछ एरो से दिखाऊंगा, प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 1 फोटोन का? इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, देखिए वर्ड्स को ध्यान रखना, h ओवर लैम्डा डाउनवर्ड। ठीक। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस तो नहीं जा रहा, सॉरी कोई भी फोटोन रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा। जितने फोटोन गिर रहे हैं वो सारे के सारे कुबच एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ऑफ 1 फोटोन, डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 0 माइनस एच बाय लैम्डा, मतलब माइनस एच बाय लैम्डा। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ। क्लियर एकदम? तो एच बाय लैम्डा अपवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड? ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन सरफेस पर सेकेंड। ये तो अभी भी निकाला, वो कितना होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स कितना होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स कितना होगा? जल्दी बोलो। P बाय E कितना होगा? P बाय E या फिर I A बाय E, और E क्या होगा? HC ओवर लैम्डा, दैट मींस I A लैम्डा ओवर HC। ये क्या निकाला है आपने? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस पर सेकेंड। और ये क्या निकाला है? चेंज द मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन। तो व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑल द फोटोन्स टोटल पर सेकेंड कितना होगा वो? अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, दैट मींस आई ए लैम्डा ओवर एच सी इंटू एच ओवर लैम्डा अपवर्ड डायरेक्शन में। एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये? आई ए बाय सी। और चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स। तो ये क्या निकाला आपने? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फोटोन। फोटोन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोटोन्स या ऑन द फोटोन्स? वो कितना होगा भाई? आई ए बाय सी या फिर आई ए बाय सी या फिर पी बाय सी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्शन रिएक्शन क्या कहता है? जितनी फोर्स फोटोन पर लग रही है सरफेस के द्वारा, फोटोन भी उतनी ही फोर्स लगाएंगे सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस वो भी कितनी होगी भाई? आई ए बाय सी या फिर पी बाय सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब प्रेशर निकालना हो तो बच्चों प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिंपली इसको एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों? I बाय सी। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर? I बाय सी। I इज द इंटेंसिटी, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? C इज द स्पीड ऑफ रेडिएशन। क्लियर एकदम? एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स? I A बाय सी या फिर
P बाय सी। यहाँ पर P क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। लेट्स से इसको कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं। ये प्रेशर है, प्रेशर। क्लियर एकदम, दिस इज द प्रेशर। क्लियर एकदम। और यहाँ पर ये P क्या है, पावर। यहाँ पर ये P क्या है, पावर। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, IA बाय सी या फिर P बाय सी, IA बाय सी या फिर P बाय सी। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, I बाय सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट केस करेंगे हम कंप्लीट रिफ्लेक्शन। चलिए अब इसी में हम दूसरा केस करते हैं बच्चों, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन। कंप्लीट रिफ्लेक्शन का मतलब जितने फोटोन गिर रहे हैं सारे के सारे फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सेम अप्रोच है बच्चों, सबको सेम अप्रोच है। आपको भी लगेगा टाइम पास चल रहा है अब तो। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वही इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना होगा बच्चों? डायरेक्शन को एरो के साथ लिखूंगा, h बाय लैम्डा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में बच्चों फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा बच्चों? रिफ्लेक्ट कर रहा है h बाय लैम्डा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। एक डायरेक्शन पॉजिटिव, एक डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर एकदम। तो माइनस h बाय लैम्डा, माइनस ऑफ h बाय लैम्डा मतलब माइनस 2h बाय लैम्डा। माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है मतलब ऊपर की तरफ, तो एरो से दिखा दूंगा। तो व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, कितना हो जाएगा बच्चों? वो 2h बाय लैम्डा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या? 2h बाय लैम्डा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वही सेम कंसेप्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स falling on the surface per second। ध्यान से सुनना, पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितना होगा बच्चों? वही सेम अप्रोच, वही सेम अप्रोच। P बाय ई, P बाय ई या फिर IA बाय ई। ई है HC ओवर लैम्डा, दैट मीन्स IA लैम्डा ओवर HC। क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपको? ये इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे करा रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, एकदम सिंपल सी अप्रोच। ये फील होना चाहिए आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है? एकदम क्लियर हो चुका है। ये क्या इनिशियल मोमेंटम, ये क्या फाइनल मोमेंटम, ये क्या चेंज इन द मोमेंटम, ये क्या नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। अब वही सेम चीज पूछ रहा हूं यार, रिपीट टेलीकास्ट। ये क्या चेंज इन द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, ये क्या नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। तो व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑल द फोटोन्स पर सेकंड? व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑल द फोटोन्स पर सेकेंड? कितना होगा वो? अरे मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? IA लैम्डा ओवर HC इंटू 2h बाय लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कट गया, कैंसिल आउट। तो कितना आ गया ये? कितना आ गया ये? 2IA बाय C। और यही क्या होगा बच्चों? फोर्स। फोर्स ऑफ व्हाट? ये क्या है? चेंज द मोमेंटम ऑफ फोटोन्स। तो फोर्स ऑन द फोटोन्स बाय द सरफेस। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोटोन्स? कितना होगा वो बच्चों? फोर्स कितना है? जल्दी बोलो। 2IA बाय सी या फिर 2P बाय सी। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। बस 2 आ गया है। वहां पर IA बाय सी या P बाय सी होता था, यहां 2IA बाय सी या फिर 2P बाय सी हो रहा है। क्लियर एकदम। नाउ व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड? ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फोटोन्स। और पूछ रहे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस, वो भी लिख लेते हैं, एक्शन रिएक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस, एक्शन रिएक्शन से हम क्या बोल सकते हैं? वही सेम 2IA बाय सी या फिर 2P बाय सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है, सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो। प्रेशर, प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2I बाय सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर होते जा रहे हैं? क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए। लास्ट केस पढ़ेंगे हम, जनरल केस।
चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर करते हैं स्पेशल लास्ट केस पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि भैया पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इस बार ए भी होगा कुछ ना कुछ और आर भी होगा, दोनों का सम 1 होगा और ए बराबर 1 माइनस आर हम लिख ही सकते हैं। सिंपल है बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जो 2 रिजल्ट हमने करे थे उन्हीं को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले बेसिक बातें हम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, इंसिडेंट या फॉलिंग पर सेकेंड, वही सब कुछ सेम। पर सेकेंड कितने फोटोन फॉल करेंगे, बार बार निकाला है, 2 बार तो निकाल लिया। पी बाय ई मतलब आई ए बाय ई मतलब ई बराबर एच सी बाय लैम्डा, दैट मीन्स आई ए लैम्डा ओवर एच सी। इतने तो फॉल हो गए। अगर एब्जॉर्प्शन, अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है आर, मतलब आर बराबर 0.2 है, तो कितने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कितने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे? तो सिंपल है यार, जितने फॉल हो गए, मान लो 100 फॉल हुए हैं, आर है 0.8, एग्जांपल दिया था ना, आर है 0.8, तो बता करने कितने रिफ्लेक्ट हो गए, तो 0.8 इंटू 100 मतलब आर इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट्स। सिंपल सा लॉजिक है ना यार भाई, सिंपल सा लॉजिक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड, रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड, सब कुछ पर सेकेंड निकाल लो, तो क्या होगा, आई ए लैम्डा ओवर एच सी इंटू आर। अब कोई पूछे नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड, तो ठीक है ए, या फिर 1 माइनस आर, दैट मीन्स आई ए लैम्डा ओवर एच सी इंटू 1 माइनस आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम, what is the change in the momentum of one photon in case of reflection? 2 lambda by c, change in the momentum कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, change in the momentum कितना हो जाएगा, 2h over lambda, कितना हो जाएगा, 2h over lambda। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो what is the change in the momentum, what is the change in the momentum of all the photons per second, what is the change in the momentum of one photons per second, one photon per second in case of reflection, in case of reflection कितना आता है बच्चों, वो कितना होता है, वो 2h ओवर लैम्डा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर एकदम? ये एक फोटोन का है और इतने फोटोन रिफ्लेक्ट हुए हैं पर सेकेंड। तो what is the total change in the momentum, what is the total change in the momentum, what is the total change in the momentum, what is the total change in the momentum of all the photons, what is the total change in the momentum of all the photons per second? वो कितना होगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, उसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा, 2h ओवर लैम्डा इंटू आई ए लैम्डा आर ओवर एच सी, एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये, 2ia आर ओवर सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यही क्या होता है बच्चों, फोर्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। यही क्या होता है, फोर्स। क्लियर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्शन डायरेक्शन क्या कहता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फोटोन्स, रिफ्लेक्टेड फोटोन ऑन द सरफेस, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन द सेम मैनर व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ वन फोटोन पर सेकेंड, वन फोटोन पर सेकेंड इन एब्जॉर्प्शन, कितना होता है बच्चों वो, h ओवर लैम्डा, h ओवर लैम्डा, एंड व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ऑल द फोटोन्स इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना होगा बच्चों वो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ जाएगा, आई ए लैम्डा ओवर एच सी 1 माइनस आर इंटू एच ओवर लैम्डा, तो कितना हो जाएगा वो, कितना आ जाएगा बच्चों वो, कितना आ जाएगा, आई ए ओवर सी 1 माइनस आर, एंड दैट्स द फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एब्जॉर्प्शन फोटोन्स ऑन द सरफेस। और टोटल फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल फोर्स सिंपली दोनों को उठा करके ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2ia बाय सी आर प्लस IA बाय सी 1 माइनस आर
आई ए बाय सी कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 2r प्लस 1 माइनस r, दैट मीन्स 1 प्लस r. सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, आई ए बाय सी 1 प्लस r. और प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा I बाय सी 1 प्लस r. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है. और अगर हम यहाँ पर इस जनरल एक्सप्रेशन से वो दो एक्सप्रेशन निकालना चाहे निकाल लेंगे, दैट मीन्स प्योर रिफ्लेक्शन के केस में ये 1 हो जाएगा तो प्रेशर क्या आ जाएगा 2I बाय सी, आया भी था. और प्योर एब्जॉर्प्शन के केस में ये 0 हो जाएगा तो प्रेशर कितना आया था I बाय सी, वो आया भी था. क्लियर एकदम, इसको आप नोट करिए. कुछ प्रॉब्लम करते हैं. चलिए दो प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं सिंपल सी. मान लीजिए एक सोर्स है जिसकी पावर है P, उसकी रेडिएशंस किसी सरफेस पर गिर रही हैं और सरफेस का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 0.7, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है 0.3. वो पूछ रहा फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस सरफेस. सिंपल है, अगर आपको रिलेशन मालूम है डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो. P बाय सी 1 प्लस r, दैट मीन्स P बाय सी 1 प्लस 0.7, दैट मीन्स 1.7 P बाय सी, दैट्स द आंसर. सिंपल, देखिए सिंपल, लेकिन कब, जब आपको बेसिक फंडामेंटल पता होगा. क्लियर है. वहीं मान लीजिए एक सरफेस है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, उसके ऊपर एक रेडिएशंस फॉल कराई जा रही है. इस सरफेस का मास है 10 ग्राम, इस सरफेस का मास है 10 ग्राम, इस पर रेडिएशंस फॉल कराई जा रही हैं एंड इस पर रेडिएशंस फॉल कराई जा रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स ये रेडिएशंस इस पर कुछ फोर्स लगा रही है और वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है. क्लियर है. इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg और इस रेडिएशन की वजह से फोर्स ऊपर लग रही होगी, रेडिएशन फोर्स. क्लियर है. और ये दोनों बैलेंस कर रही होंगी. क्लियर है. तो सबसे पहले तो मैं फोर्स निकाल लेता हूं और वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बीम. आपको पता है फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, P अपॉन में C इन केस ऑफ प्योर एब्जॉर्प्शन. इसको किससे उठा करके बैलेंस कर दो बच्चों, वेट को, mg को. तो इट मीन्स P क्या हो जाएगा mg इंटू सी. अब तो वैल्यू पुट करनी है, m कितना होगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 एंड यू विल गेट द रिजल्ट 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 7 वॉट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका, क्लियर है. सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक रिजल्ट, सारे रिजल्ट हम पढ़ेंगे. आइंस्टीन इक्वेशन. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है. थैंक यू फॉर